तो करेंट अफेयर्स का जो एरिया था, कल कुछ हुआ था और कुछ बचा हुआ है। 4 और 5 तारीख के करेंट अफेयर्स हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो करेंट अफेयर्स में कई सारे टॉपिक्स जुड़े हुए होते हैं और वो आप पीटी मेंस इंटरव्यू सब जगह मदद करेगा। तो हम लोग कल जो 4 तारीख वाला जो करेंट अफेयर्स था, उसी का कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं जो हम आपको पूरा करा रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाता है। जो आपका जो न्यूज था, आईएनएस संधायक, तो यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संधायक का क्या अर्थ होता है? तो पहला होता है संधायक का अर्थ खोजकर्ता होता है। एक यह जो है हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस है, यह भी ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट दिया जा सकता है। देखिए, खासकर यूपीएससी का जो प्रश्न होते हैं, पीसीएस का प्रश्न होते हैं, उसमें कई सारे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दिखाई पड़ जाएंगे और कई सारे वह आगे पीछे की घटनाओं से लिंक किया हुआ होता है। और इसी कारण से हमें पता नहीं चलता है कि करंट अफेयर्स पूछ कहां से दिया गया। जो मैगजीन लिखने वाले लोग होते हैं, चाहे जो भी होते हैं, वो केवल करंट पे फोकस रखते हैं, उनके आगे पीछे की चीज को लिंक कैसे करना है ये पता नहीं रहता। तो पहला आपसे पूछेगा कि आईएनए संधायक क्या है, तो इसका पहला बताना है कि इसका अर्थ होता है खोजकर्ता। ठीक है, यह देश का सबसे बड़ा पोत है। यह देश का सबसे बड़ा पोत है जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। तो पूछेगा कि हाल ही में किस पोत को नौसेना में शामिल किया गया है, जो सर्वे पोत है, जो सर्वे करने का काम करेगा। तो आपको बताना है कि आईएनएस संधायक है, यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। तीसरा लाइन कि इसका निर्माण कहां हुआ है, तो निर्माण आप देखेंगे कि गॉर्डन शिप बिल्डर्स है एंड इंजीनियर्स, कोलकाता के द्वारा हुआ है। कोलकाता के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? कोलकाता। यह भी लाइन दे सकता है, लाइन यहां भी दे सकता है, किसके निर्माण करने वाला। और इसका विशाखापत्तनम का जो डॉकयार्ड है, वहीं पे इसको लॉन्च किया गया। उसमें आप देखेंगे कि रक्षा मंत्री उसमें आए हुए थे। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आईएनएस संधायक क्या है, तो एक सर्वे पोत है, देश का सबसे बड़ा पोत है, और इसका अर्थ होता है खोजकर्ता। क्या होता है? खोजकर्ता। तो आईएनएस संधायक आप समझ गए होंगे। दूसरा न्यूज था भारत मालदीव संबंध। भारत मालदीव काफी दिनों से डिस्प्यूटेड एरिया है। यह आपको भारत मालदीव संबंध को लेकर आपको ध्यान क्या रखना है कि यूपीएससी यूपीपीसीएस में आईआर वाला जो एरिया है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो एरिया है, और इंटरनेशनल रिलेशन में नेबरिंग कंट्री, जो पड़ोसी जो हमारे देश है, उसके साथ बेहतर संबंध होना चाहिए। तो यूपीएससी सिलेबस ने आप देखेंगे जीएस2 आपको यूपीएससी पूछेगा, बीपीएससी जीएस मेंस में पूछता है, जीएस मेंस 1 में पूछता है। प्रश्न आपको ध्यान रखना होगा। अगर यूपीएससी का प्रश्न अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं लिख दे रहा हूं, पहले मैं लिखा भी करता था। भारत मालदीव संबंधों में नाम दक्षिण या एशिया महादेश, ऐसे कर दक्षिण एशिया के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस कथन को ध्यान में रखकर इसके सभी पक्षों पे अपना विचार दें। इसके सभी पक्षों पर अपना विचार दें। आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, भारत मालदीव संबंध के लिए। तो मालदीव में जो टेंशन है, उसने क्या कहा है कि कुछ सैनिक हमारे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उस आसपास में दिखाई पड़ रहे थे, तो उसने विरोध किया। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है, एक तो पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में, वनडे एग्जाम में, EEZ का क्या अर्थ होता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है।
यह समुद्री अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उसमें लिखा गया है कि वह एरिया जो EEZ के तहत आता है, उसमें कोई भी देश जिसका एरिया है समुद्री एरिया, कोस्टल एरिया से जुड़ा हुआ है, उसका आर्थिक दोहन कर सकता है। तो जब आपसे पूछे कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून है, और इस क्षेत्र में वह राष्ट्र, वह राज्य या वह देश क्या करेगा कि उसका आर्थिक दोहन करने का राइट्स उसको दिया गया है। एक यहां पे बात समझ आया। अब भारत के पास अगर देखेंगे तो टोटल 7500 किलोमीटर एरिया का समुद्री कोस्टल एरिया है, और इस कोस्टल एरिया के अनुसार हमारा जो इकोनॉमिक EEZ वाला एरिया पड़ता है यह 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, जो विश्व के देशों में हम 12वें स्थान पर हैं। तो थोड़ा सा आपको ये जो टर्म्स आया है EEZ, इसको समझना चाहिए था। तो यह डाटा आपको यहां दिखाई पड़ रहा है कि कोई पूछे कि EEZ क्या है तो आपको बता देना है कि यह क्या है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सागर कानून के तहत आर्थिक क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। यह दूसरा टर्म्स आपको ध्यान रखना चाहिए। PIB के साइट्स पर अगर गए होंगे, वो 6 तारीख के न्यूज में दिखाई पड़ रहा होगा, गगनयान मिशन। तो भारत अपना जो मानव से जुड़ा अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष में मानव को भेजने का जो कार्यक्रम बनाया है 2025 तक, लेकिन उससे पहले गगनयान मिशन के तहत ही अभी हाल में क्या किया गया है कि रोबोट अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री है, महिला है, वह व्योम मित्र, क्या है, व्योम मित्र को अभी इस साल अभी जस्ट उड़ान भरने का काम करेगी। तो व्योम मित्र पूछेगा कि गगनयान मिशन के तहत हाल ही में किस रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए था, व्योम मित्र। यह ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि एक बैठक हो रही है दिल्ली में, कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा था। कहां हो रहा था, तो आपसे अगला जो न्यूज था कि अटॉर्नी जनरल, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल का कॉन्फ्रेंस जो है वह दिल्ली में हो रहा था। उसका समापन की अध्यक्षता राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया है। तो यह पूछे जा सकता है कि यह बैठक कहां हुआ है, 24 का जो सफल बैठक कहां हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। एक तो यह ध्यान रखना है। दूसरा कि इसकी अध्यक्षता, समापन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। यह भी डाटा याद रखना है। एक और मेजर इंपॉर्टेंस जो न्यूज है आपका, जुनपुट। तो यह क्यों चर्चा में है, बंगाल से रिलेटेड न्यूज था कि आप देखेंगे कि पहली बार बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो समुद्र कोस्टल एरिया क्षेत्र है जुनपुट, यहां से DRDO रॉकेट का प्रक्षेपण करेगा। देखिए बहुत बड़ा न्यूज हो गया, क्योंकि याद रखिएगा क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां से कि हाल ही में DRDO ने निम्नलिखित जगहों में किस प्लेस से अपना रॉकेट का प्रक्षेपण करने का निर्णय लिए या किया गया है। तो हाल में, क्योंकि देख रहे हैं कि बंगाल के लिए पहला है, बंगाल के लिए क्या है, पहला है, तो ध्यान रखना है, जुनपुट को ध्यान रखना है। एक दूसरा कि यह पहला रॉकेट ऐसे उड़ीसा के बालासोर या बालेश्वर से करने का काम करेगा। तो उड़ीसा जो क्या है प्रक्षेपण केंद्र है, यह भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा प्लेस हमारा जो है जुनपुट है, कौन सा है, जुनपुट है, तो यह ध्यान रखेंगे। दूसरा तो यह भी बंगाल में जुनपुट जो न्यूज में था, यह भी हमने आपको समझाने का काम किया। एक और न्यूज था पश्चिमी विक्षोभ। तो पूछिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो आप देखेंगे कि जब अशांत हवाएं, लो प्रेशर से का दबाव, अशांत हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र से, कम दबाव वाले क्षेत्र से भारत के नॉर्थ वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ आता है, इसलिए हम इसी का नाम पड़ गया पश्चिमी विक्षोभ। अब ये है क्या, तो भूमध्य सागर में उठने वाले तूफान है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, भूमध्य सागर में उठने वाले
तूफान है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। और यह जब पश्चिमी विक्षोभ जब चलती है तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर से अपना मतलब क्या करती है, हवाएं, ठंडी हवाएं क्या करती है कि अपना ह्यूमिडिटी ले लेती है। और ले लेने के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के, राजस्थान के क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में वर्षा कराती है। यह वर्षा कई दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है, क्योंकि इस समय गेहूं का फसल होता है, तो गेहूं के फसल के लिए उपयोगी हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई पूछे आपसे कि पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ कहां से, तो बताना है कि भूमध्य सागरीय तूफान है। क्या है? भूमध्य सागरीय तूफान है। यह भारत को इससे फायदा मिलता है। इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये सारे न्यूज उसी दिन 4 तारीख की न्यूज का था। अफेयर्स को आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि करेंट ही एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो आपके नॉलेज को क्या करता है, बेहतर कर देता है। तो जो 4 और 5 फरवरी का जो न्यूज था उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उसी पर हम लोग आगे बात कर रहे थे। हमारा जो न्यूज था कि एक दीपम अगर ऐसे दे दिया जाए, क्या है दीपम, क्या है, या एक बार यूपीएससी ने इस टर्म्स को दिया था कि किस मंत्रालय के तहत आता है, यह जो है किस मंत्रालय के। तो पहला ध्यान होना चाहिए कि यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय के अधीन क्या है, तो भाई निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है। इसका नाम क्या है? निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। दीपम किसके अंदर है? दीपम वित्त मंत्रालय के अधीन है, एक यह ध्यान रखिएगा। दूसरा कि एक क्रिसिल, पूछे क्रिसिल क्या है, तो यह रेटिंग एजेंसी है। दूसरा टर्म्स आपको दिखाई पड़ा क्रिसिल। क्रिसिल क्या है? तो एक रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है। आप देख रहे होंगे फलस्तीन इजराइल इशू काफी मुद्दा बड़ा हो गया है। तो उसमें रफा, दीर अल बला, ये जो खान यूनिस शहर, ये जितने जो है आपको इजराइल और फलस्तीन के क्षेत्र में है। और यहां पे फलस्तीन शरणार्थी स्थल है, शरणार्थियों का शिविर है। तो पूछेगा कि निम्नलिखित सिटी कहां पे है, तो आपको या तो फलस्तीन दे देगा या फिर इजराइल दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है फलस्तीन शरणार्थी स्थल है, तो यह आपको ध्यान रखना है रफा शहर को, और दीर अल बलाह शहर को, खान यूनिस शहर को, यह आप ध्यान रखेंगे। यह सिटी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह न्यूज में प्रत्येक दिन आ रहा है, प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में ये इसके बारे में बताए जा रहे हैं, यह ध्यान रखेंगे। अभी टेस्ट मैच हो रहा था, तो टेस्ट मैच में क्या हुआ कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था, इसमें दोहरा शतक लगाने वाले इस मैच में, ऐसे तो कामली है, विनोद कामली का नाम आता है, लेकिन इनका यशस्वी जायसवाल को याद रखना है कि अभी हाल में अगर पूछ दे आपसे कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो सेकेंड टेस्ट मैच हुआ है उसमें सबसे कम उम्र के जो बल्लेबाज है उसने दोहरा शतक लगाया, तो उसका नाम क्या है, तो यशस्वी जायसवाल। ये पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। दूसरा कितना रन बनाया है, यह भी पूछे जा सकते हैं। तो 209 रन बनाया, यह 2 डाटा याद रखिएगा। एक और न्यूज था मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, यह तो आपको स्विट्जरलैंड की सानेन प्रजाति की बकरी है जो सबसे अधिक मिल्क देने का काम करती है। यह इसी का सीमेन भारत सरकार या भारत की जो संगठन है या संस्थान है वह सीमेन लाने का काम कर रहा है। ये दूसरा कि दक्षिण अफ्रीका की बोअर प्रजाति का बकरा, इसका भी सीमेन लाने का बात हुआ है। तो बोअर प्रजाति का बकरा क्या है भाई, बोअर प्रजाति का बकरा है। बोअर क्या है, तो ये भी बकरे का प्रजाति है। सानेन क्या है, तो यह भी बकरी की प्रजाति है, यह ध्यान रखने की जरूरी है। एक और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो डाटा उपयोगी था कि उत्तर भारत तथा एकमात्र बकरी सीमेन सेंटर दुबासु है कहां, तो मथुरा में है। क्योंकि किसानों के साथ साथ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जरूरी है, क्योंकि भारत कृषि बेस्ड अर्थव्यवस्था है और पशुपालन में अच्छा स्थिति होगा तो कई सारे रोजगार के साथ साथ मांस का उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि यह भी जरूरी है रोजगार के दृष्टिकोण से, मांस के जरूरी के हिसाब से, मिल्क के हिसाब से। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि यह है प्रजाति सानेन प्रजाति की बकरी कहां की है, तो एक तो स्विट्जरलैंड की है। बोअर कहां का है, तो दक्षिण अफ्रीका का है, दूसरा ध्यान रखिएगा। तीसरा
कि आपको उत्तर भारत का एकमात्र बकरी सीमेंट सेंटर कहां है, दुबासू है कहां, तो आपको मथुरा में है। दूसरा, तीसरा कि भारत में कौन कौन सी प्रजाति की बकरियां पाई जाती है, तो देसी बरबरी या लिखा हुआ तो बकरी की प्रजाति है, ब्लैक बंगाल यह भी बकरी की प्रजाति है, गंजम, उस्मानाबादी और मकराना, बीटल, सिरोही, जमुना पारी, इन सभी जो मैंने जितने जो नाम अभी आपको लिखा है ये सभी भारत में पाए जाने वाली बकरियों की प्रजाति है। इसमें जमुना पारी जो बकरी है वह सबसे अधिक मिल्क देती है। भारत में जमुना पारी नाम की जो बकरी है सबसे अधिक मिल्क देती है। तो यह भी आपको इतना मिल्क से रिलेटेड, बकरी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, कृषि का सहायक है, इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए। आप बता सकते हैं। और एक देखे होंगे कि भारत सरकार और राज्य की जितने राज्य की सरकार है वो बकरी पालन के लिए भी कई सारे फंड प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आप रोजगार में, ये नहीं है कि हम जाके पढ़ लिख लिए तो कृषि नहीं करेंगे, पशुपालन नहीं करेंगे, ये मानसिकता को हम लोग क्या होगा, बदलना होगा। इसमें भी अच्छा इनकम है और पैसा बोलता है। आपको पता ही है कि जब पैसा आने लगेगा तो सब कुछ ठीक होते चला जाएगा। तो कहीं भी रोजगार जनरेट है, जहां रोजगार होने लायक है रोजगार किया जा सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। एक आगे जो 5 फरवरी को जो न्यूज था पीआईबी साइट्स पर, तो नामीबिया गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर हेजी गिंगोब, क्या नाम है, गिंगोब, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गया या निधन हो गया है। आपको चीता की बात आया होगा, हम लोग नामीबिया से चीता मंगाने का काम किए थे। तो अभी राज्यसभा में क्या हुआ कि सभापति महोदय द्वारा संवेदना व्यक्त की गई है। तो गिंगोब साहब को याद रखना है कहां से, नामीबिया के राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु हो गई है, याद रखिएगा। एक और न्यूज था अभ्यास। तो अभ्यास पूछेगा कि अभ्यास है, समाचार पत्र में चर्चा में रहने वाला अभ्यास क्या है। तो अभ्यास का एक तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका फुल फॉर्म हो गया। यह हथियार है क्या, हथियार है। इसको प्रक्षेपण करने का काम डीआरडीओ ने किया है उड़ीसा के चांदीपुर से। तो आपको पूछेगा कि अभ्यास क्या है, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित या प्रक्षेपित या परीक्षण किया गया एक मारक हथियार है और हम लोग इसका प्रक्षेपण उड़ीसा के चांदीपुर से करने का काम किए। तो आपको अभ्यास को याद रखना, यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाता है। अभ्यास को भी याद रखने की जरूरत है। केवल देखिए, केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर टर्म्स बेस्ड चीजों को याद करने का काम कर रहे हैं। एक और पीआईबी साइट्स पे न्यूज था कि गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया। तो पूछेगा कि हाल ही में भारत सरकार ने ऊर्जा सप्ताह, क्योंकि विश्व के कई सारे देश इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कई सारे मुद्दे पे चर्चा हो रहा है, वह कहां मनाया गया था ऊर्जा सप्ताह, तो आपको बताना है। ये फैक्चुअल टाइप का डाटा है या गोवा में, यह ध्यान रखेंगे, यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। इसके साथ साथ एक और न्यूज था, जो एक पुरस्कार बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है, बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है। तो यह है क्या, तो आप देखेंगे कि आरईसी विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है। इस महारत्न कंपनी को ही द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर द सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया। तो पूछेगा कि बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है, तो आरईसी जो कंपनी है, आरईसी, बस ध्यान रखने की जरूरत है। और यह महारत्न कंपनी, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां से क्या होगा कि चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। एक और न्यूज था कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में है, इसने अभी एक डाटा दी है कि 2017 वन रिपोर्ट और 2021 का जो वन रिपोर्ट है, दोनों वन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए भारत में कितना वन वृद्धि वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर पर वन वृद्धि हुआ है। तो यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वन रिपोर्ट 2017 से 2021 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर पर वन में वृद्धि हुआ है। तो 5516 वर्ग किलोमीटर, कितना है आपका, 5516 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखा गया है। तो आंध्र प्रदेश को और 5516 वर्ग किलोमीटर वृद्धि को भी ध्यान रखना आपको चाहिए। यह भी डाटा आपके लिए
इन्वायरमेंट इकोलॉजी से काफी उपयोगी हो जाता है। एक और न्यूज था पीआईबी साइट पर, काली गर्दन वाले सारस का काउंटिंग कराया गया है। तो ये यूपीएससी जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से यूपीएससी के प्रश्न इन्वायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। वन अभ्यारण्य अधिनियम से भी पूछे जा सकते हैं। कई सारे उसमें विस्तृत डाटा दिया गया था, लेकिन अब हर डाटा लिखना नहीं, आपको भी खुद मेहनत थोड़ा करना चाहिए। तो काले गर्दन वाले सारस अधिक कहां मिलते हैं? तो लद्दाख क्षेत्र में पहले स्थान पर कहां रखना है? लद्दाख क्षेत्र पे। दूसरे को रखना है अरुणाचल प्रदेश में। तो यह डाटा आपके लिए जो आज का डाटा था, यह सब आपको 4 और 5 तारीख की न्यूज को हमने बताने का काम किया है। कुछ 2-3 डाटा और जो होगा मैं उसको कल बता दूंगा आप सबको 6 तारीख के साथ इंक्लूड करके। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि यह जो सेशन हमने शुरू किया है करंट अफेयर्स का, यह आप सबके लिए काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से, पीटी मेंस इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी साबित होंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप इसका लाभ लें। और साथ ही फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर का जो टीम है या जो काम आपको मिल रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, उसको कम से कम आप YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करने का काम करें कि ये जो जानकारी है थोड़ा और भी जितने भी विद्यार्थी हों उनको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।